हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, मास्टर्स होने के बाद कोई बच्चे जो है वो इंडस्ट्री का सोचते हैं, बट जिनके ख्वाब होते हैं बड़े और जिन्हें आसमान को छूना होता है वो यकीनन बढ़ते हैं रिसर्च की तरफ। अब रिसर्च में पीएचडी में जाना है तो उससे पहले उनको क्लियर करना होता है एक जंग को, जिसका नाम है सीएसआर नेट का, या फिर डीबीटी जेआरएफ गेट हो जाए, आईसीएमआर हो जाए। किसी भी एक चीज को क्लियर करने के बाद बच्चों का ख्वाब पूरा करने के लिए, ख्वाब मुकम्मल होने का रास्ता जो है वो खुल सा जाता। अब ऐसे ही दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और हम जान रहे हैं उन बच्चों की जर्नी के बारे में जिन्होंने इस एग्जाम्स को, इस गेट को जो है ओपन किया है और बेहतर रैंक के साथ क्वालिफाई किया। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट्स है जिन्होंने डबल डिजिट रैंक इस एग्जाम में हासिल की है, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही शानदार तरीके से। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया था इस एग्जाम्स के लिए और ओवरऑल क्या बातें रही, तो जानते हैं उनके ही थ्रू। तो हेलो, माय नेम इज शुभिता आठर एंड मैं कोलकाता से हूँ और मैंने CSIR नेट JRF सेकेंड अटेम्प्ट में क्रैक किया है और मेरा ऑल इंडिया रैंक है 77। ओके, तो आपका ऑल इंडिया रैंक जो है वो 77 रहा है। यस। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू। अब इतना बेहतरीन रैंक आपका आया है JRF के साथ साथ, तो यकीनन जर्नी जो रही होगी वो भी शानदार रही होगी। तो आपकी क्या प्रिपरेशन जर्नी रही है, थोड़ा बताइए हमें। हाँ, तो मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चैप्टर वाइज जो IFS का बुकलेट मिलता है वो खरीदा था और फिर थोड़े और स्टडी मटेरियल्स भी इंडिविजुअली खरीदे थे। फिर मैंने IFS का ऑनलाइन लाइव क्लासेस लिया था जिसमें मैंने रेगुलरली अटेम्प्ट किया था कि हर नोट्स बनाए थे हर सब्जेक्ट का। तो पहले 5 चैप्टर्स जो थे उसका मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे। लाइक दोज आर हेवी चैप्टर्स बट दोज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आई फील। लाइक बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, सेलुलर सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इन चैप्टर्स के मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया था और जैसे कि दिसंबर का क्वेश्चन पेपर था, मैंने जो वाला अटेम्प्ट किया था वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे और सिंस मैंने लाइव क्लासेस अटेंड किए थे और बाद में मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लिए थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मेरा डेप्थ जो है वो अच्छा रहा था प्रिपरेशन, तो उससे हेल्प हुई। तो आई थिंक पहले 5 चैप्टर्स जो है वो तो बहुत ही अच्छे से कवर करने चाहिए प्रिपरेशन में, वो टारगेट रखना चाहिए और उसके बाद वाले चैप्टर्स जो है वो जितना लाइव क्लासेस में बोल रखा है उतना करने से, उतना जितना हो पाए वो उसको गोल की जगह पहले 5 चैप्टर्स को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि उन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस जो है वो बहुत कंसेप्चुअल भी होते हैं और मतलब मेमोरी बेस्ड से भी ज्यादा कंसेप्ट वहाँ पे ज्यादा लगता है कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए। कि जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो होते हैं जहाँ पे सेल सिग्नलिंग का ये होता है वैसे, तो और चैप्टर्स को 2-3 चैप्टर्स को लिंक करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे सेलुलर इंटरैक्शंस के साथ सेल सिग्नलिंग पाथवेज के साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो वैसे मैंने अप्लाई करके करा था। तो आई थिंक चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना और लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को दोनों देख के अटेम्प्ट करना मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। अब मुझे ये बताइए कि CSIR का सिलेबस अपने आप में ही एक ट्रेजेडी है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, ऊपर से 13 यूनिट के साथ साथ आपको एक अलग से यूनिट आता है जनरल एप्टीट्यूड का, उसको भी तो पढ़ना होता है। उसके साथ साथ कोई यूनिट होते हैं, आपके डोमेन की यूनिट होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, मेथड्स इन बायोलॉजी, जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट जगह से सवाल आते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, क्या आइडियल रूटीन रहा था इस एग्जाम्स को क्लियर करने का? मेरा जनरल एप्टीट्यूड में मैंने लाइव क्लासेस से जितना पढ़ा था उतना ही मैंने किया था। तो
तो उससे ही मैं आई थिंक जनरल एप्टीट्यूड इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, मुझे लगता है लाइक लाइव क्लासेस में जितना पढ़ाया गया है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 3-4 साल के सॉल्व करने से ही आई थिंक वो हो जाता है। आपका मैथ्स का कंसेप्ट अगर 11th-12th में ठीक रहा है तो जनरल एप्टीट्यूड इज नॉट वेरी हार्ड, आई थिंक, आई पर्सनली थिंक। ओके, और मुझे ये बताइए कि आपने CSIR नेट को क्यों चुना, मतलब क्या रीजंस थे CSIR नेट को चुनने के? क्योंकि मैं इंडिया में पीएचडी करना चाहती हूँ, इंडिया के इंस्टीट्यूट में। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशंस फिलअप किए हैं, तो मैंने एक्चुअली KVPY भी दिया था 11th-12th में, तो वो क्वालिफाई करके मैं आइजा कोलकाता ज्वाइन की थी। तो मेरा सपना शुरू से ही था कि मैं रिसर्चर बनूं, तो इस वजह से क्योंकि मैं इंडिया में रिसर्च पीएचडी करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने CSIR नेट को चूज किया। अब मुझे ये बताइए, अब जब CSIR के थ्रू गुजरते हैं तो पहले 1-2 महीने तक तो आपके पास मतलब मोटिवेशन होता है, आपको नई चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता है, बट कुछ समय के बाद जो है आपको ऐसा सैचुरेशन सा फील होने लगता है, थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि यार मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उससे आपका क्या स्ट्रैटेजी रही थी, किस तरीके से आपने ओवरकम की? हाँ, पहले 2 महीने के बाद, हाँ मतलब वो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि मैंने पहले 2 महीने पहले जो पढ़ा है वो मेरा अभी तक याद है कि नहीं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। अगर आप 13 चैप्टर्स, मुझे लगता है अगर आप 13 चैप्टर्स को ही टारगेट करोगे तो यू आर बाउंड टू फॉरगेट। लाइक 13 के 13 चैप्टर्स मैंने भी नहीं पूरे कवर किए थे। मेरा सबसे बड़ा टारगेट था कि मैं पहले 5 चैप्टर्स जो कि ज्यादा हेवी होते हैं उनको मैंने पहले टारगेट किया था, और क्योंकि मेरा कॉलेज कोर्स वर्क में भी वो 5 चैप्टर्स मैंने पढ़े थे पहले, तो उस वजह से उसके साथ साथ IAFS का क्लासेस करना मेरे लिए फायदेमंद रहा। तो आई थिंक बायोकेमिस्ट्री टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी वो पार्ट अच्छे से क्लियर कर देना चाहिए। अगर किसी और स्टूडेंट का बॉटनी का सब्जेक्ट रहे तो उनको पहले 4 में से कोई एक चैप्टर जो छोड़ के कोई दूसरा, मतलब कुल मिला के 8 से ज्यादा चैप्टर्स मुझे नहीं लगता टारगेट करने चाहिए, क्योंकि मतलब उसके लिए आपको आपका मेमोरी साथ नहीं देगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सही तरीके से बताया आपने। मुझे ये बताइए कि जो भी नए एस्पिरेंट्स है, जो भी आपके जूनियर्स लोग हैं, जो भी आपको देखकर इसमें आना चाहते हैं, आपकी तरह बेहतरीन रैंक को हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशंस रहेगी, क्या 3 मूल मंत्र देना चाहोगे उनको? 3 मूल मंत्र तो पता नहीं, बट क्या फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको एक ऑप्टिमिस्टिक फेथ के साथ शुरू करना चाहिए प्रिपरेशन की। ऐसा नहीं कि अरे मैं इतनी देर से स्टार्ट कर रही हूँ, कोई लोग 1-2 साल लग जाते हैं क्रैक करने में, मेरा कैसे होगा, ये सब बात की बातें हैं। पहले ऑप्टिमिस्टिक फेथ से शुरू करना चाहिए कि मेरे पास 6 महीने हैं या 4 महीने हैं, मैं उन 4 महीने अच्छे से पढ़ूंगी। तो ऑप्टिमिज्म आई थिंक इज द फर्स्ट स्टेप, कि बिना दूसरों के साथ कंपेयर किए अपने आप पे ही ध्यान रखना। और सेकंड होगा कि चैप्टर्स को है जैसे आपने पढ़ लिया, जैसे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। जो IFS बुकलेट में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस होते हैं वो देखना, और कुछ सॉल्यूशन अगर समझ में ना आए या फिर आपको लगे कि ये गलत भी हो सकता है तो उसको इंटरनेट से वेरीफाई कर लेने से। तो या मुझे लगता है ऐसे। तो आपकी ऐसी क्या 3 चीज़ें रही, मुझे ये बताइए, कि जिसकी वजह से आपने इस एग्जाम्स को इतने बेहतर रैंक के साथ क्वालिफाई किया? ऑप्टिमिज्म एंड फेथ इन गॉड में भी वो फैला रहा है, और दूसरा कि रिगरस पढ़ाई करना, रिगरस एज एन एटलीस्ट दिन में 2-3 मतलब 4 से 5 घंटा
पढ़ाई करने से, लेकिन पढ़ाई प्लस क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ऐसा नहीं कि 4-5 घंटा पढ़ते हो, बीच में अगर बोर लगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर कुछ डिफरेंट चैप्टर में चले जाना, वो भी ये है। और जैसे ही आपको लगे कि आप भूल रहे हो, उस वक्त पैनिक नहीं करके ये सोचना कि ठीक है, जितना याद रहेगा उसी में मैं करूँगी। ओके, ठीक है। तो बहुत सही से और बहुत क्लैरिटी से साथ आपने बताया इन चीज़ों को। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी बच्चे हमारा ये कन्वर्सेशन देखेंगे उनको जो है बहुत हेल्प होगी और बहुत फ़ायदा होगा। उसी के साथ साथ आपने आपके थॉट्स को बहुत क्लैरिटी के साथ रखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर स्ट्रगल्स एंड योर जर्नी विद अस। एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। आपका फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।